देखो, हम लोग ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में देखे थे कि मशीन क्या है, किस टाइप है, प्रोसेस। उसके बाद में हम लोगों को देखना था कि ग्राइंडिंग व्हील से एक्चुअली करते क्या है। देखो, ग्राइंडिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ मटेरियल रिमूव कर लेते हैं, पर साथों साथ बहुत सारी चीजें करना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए देखो, हमने क्या किए थे कि अभी तक ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में देखिए। ग्राइंडिंग मशीन एक्चुअली करती क्या है। ये यहाँ पर जो आपको व्हील जो एक दिख रहा है, इस डायग्राम में एक आप लोगों को एक हल्का सा टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है और दिखाना क्या चाह रहा है। तो दिखाना ये चाह रहा है कि प्लेन सेंटर्ड ग्राइंडिंग मशीन। जी, इस प्लेन सेंटर टाइप जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है, इसमें क्या हो रहा है कि जो देखो, आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आने लगेगी धीरे धीरे से कि हो क्या रहा है। देखो, यहाँ पर इसके भागों के नाम दे दिया है कि बेस। अब बेस का क्या है, देख लो, आपको हर एक चीज की पॉइंटिंग दी हुई है। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 अलग अलग पॉइंट। ये जो बेस मटेरियल जो ग्राइंडिंग मशीन का जो इस टोटल पोर्शन को, इतना जो टोटल पोर्शन दिया है, ये टोटल पोर्शन है इसका बेस, और ये बना होता है टोटल कास्ट आयरन का। अब कास्ट आयरन का बेस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कास्ट आयरन क्या होता है, भारी होता है, और ऊपर से ये एब्जॉर्ब सह सकता है, मतलब वाइब्रेशन डैम्पर का काम करता है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी मशीन आप लोग चला रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन होगा, और उसके वाइब्रेशन को रोकने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर का यूज करता है। तो वाइब्रेशन, जैसे लेथ मशीन का जो बेड देखे, तो लेथ मशीन के जो बेस देखे हैं या बॉडी, तो लेथ लेथ मशीन का जो बेस है, ये बेस जो होता है, ये लेथ मशीन का भी बेस होता है अपना कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि वो भारी होता है, और उसी में वाइब्रेशन डैम्पिंग। तो यहाँ पर जो हमारी ग्राइंडिंग है, प्लेन सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, तो प्लेन सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में भी जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, इन सारी इक्विपमेंट लगे हैं। तो सबसे पहले हम चीजों पर जाएंगे कि बेस पर। तो बेस जो है, ये सबसे दृढ़ और एक आधार होता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जमीन में नट और बोल्ट के थ्रू माउंटेड किया हुआ होता है, और इसमें दो सेंटर्ड है। अब ये जो दो सेंटर आपको जो दिख रहा है, एक ये सेंटर नजर आ रहा है और ये दूसरा सेंटर नजर आ रहा है, तो इन दोनों सेंटर का मतलब है कि आपके एक ग्राइंडिंग व्हील का हेड और एक ग्राइंडिंग व्हील के जो प्लेन सेंटरिंग करना है, तो उसके लिए हेड और टेल वाला पोर्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा सेकंड सेकंड भाग क्या है, आप लोगों को देखो, ये तो टोटल बॉडी हो गई, ये टोटल पोर्शन उसका बेस हो गया। अब हमने बेस को चेंज किए, तो फिर आ जाएगा एक लेयर जो सीधी लगी हुई है। अब इस सीधी लगी हुई लेयर के लिए, मतलब ये जो लेयर आपके स्क्रीन पे आ रही है, जो सीधी लगी लेयर है, ये सीधा है। देखो, बेड लेथ मशीन में हम कहाँ आए थे, बेड पे। लेथ मशीन का बेड हमने देखे थे कि बेड या टेबल किस चीज पर होता है, व्हील हेड। यहाँ पर जैसे बेड हम उसे क्यों कहते हैं, इस पोर्शन को हमने, यार कहाँ चला गया, इस पोर्शन को हमने बेड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो क्या हो रहा है, आप लोग लॉजिक लगाओ कि ये एक उसका बेस हो गया, बेस के ऊपर मतलब ये एक चारपाई है, चारपाई के ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस, समतल सतह है, जिस पर सारी चीजें रखी गई है। तो जैसे हम चारपाई पर बिस्तर बिछा के सो जाते हैं ना, तो ये उसी टाइप की चीज है कि चार, ये बेस हो गया, मतलब, और बेस टोटल कास्ट आयरन का हो गया, और जो बेड है, बेड में होगा अलॉय मेटल्स का, अलॉय स्टील्स का बेड बना होता है। तो बेड का मटेरियल्स पर भी जाना कि किस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है आपका ये जो थर्ड पोर्शन में जो दिख रहा है बेड। अब यहाँ पर आपके जो डायग्राम में दिया हुआ है, उसे कहा गया है टेबल। तो टेबल कहो या बेड कहो, क्या हो रहा है देखो, खटिया कहो या उसे आप लोग
टेबल के हैं। तो क्या हो रहा है देखो, बेड मतलब सारी चीजों को रेस्ट करने, सारी मैकेनिकल इक्विपमेंट जितने भी हमारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनको माउंट करने के लिए, तो उन्हें आप टेबल भी कह सकते हैं या बेड भी कह सकते हैं। लेथ मशीन में नॉर्मली बेड के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि आप सारी मशीनों में अगर बेड के ही बेसिस पे जाना, तो वो एक आसानी से याद रखने लायक की जगह हो जाती है। इसके बाद जो आपको थर्ड पोर्शन जो दिया है बॉडी में, ये हो गया आपका व्हील हेड। मतलब ये जो पोर्शन है, यहाँ आपका क्या व्हील हेड, जैसे हेड स्टॉक, लेथ मशीन में आप लोग क्या बोलते थे, हेड स्टॉक। यहाँ पर जो है देखो, ये जो पोर्शन है हाईलाइट हो रहा है, ये पोर्शन है आपका व्हील। तो व्हील को घुमाने के लिए जितनी भी मशीनें या इक्विपमेंट है, मोटर हो गया, गियर्स हो गए, तो ये सारी असेंबली इस हेड के अंदर होगी। तो ये जो टोटल भाग है, ये हो गया आपका व्हील हेड, मतलब व्हील का सिर वाला भाग, जिसमें जैसे हमारी बॉडी को टोटल कंट्रोल कहाँ कौन करता है, हेड, हमारा सिर, सिर के अंदर दिमाग है। तो क्या हो रहा है, वही चीज कि हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट, हर एक चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो वैसे ही इस मशीन की, इस व्हील के सारे मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम व्हील हेड का उपयोग करते हैं। व्हील हेड के अंदर मोटर होगी, उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील, गियर्स होंगे, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, और गियर ट्रांसमिशन सिस्टम भी होगा। तो इन सब चीजों के रहता है। इसके बाद जो आपको दिख रहा है, टेबल व्हील हेड हो गया था, उसे हेड स्टॉक कहा गया, और इसे फुट स्टॉक या टेल स्टॉक। अब टेल स्टॉक और फुट स्टॉक, इसमें मतलब यही चीज है कि इस टोटल मशीन को आप एक और अच्छे से, जैसे लेथ मशीन में देखे थे कि सबसे नीचे वाला पोर्शन था, ये हो गया बेस या बॉडी, ये हो गया टोटल बेस। बेस क्या हो गया, कास्ट आयरन का हो गया, उसके ऊपर बेड होती है। बेड पर क्या किया जाता है, बेड पर सारे जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है, जो हमारे जरूरी सामान है, जरूरी मशीनें हैं, उनको माउंट किया जाता है। मशीन के सारे भाग बेड पर माउंट होते हैं, तो बेड पर माउंट है। इसके बाद जो है आपका थर्ड पोर्शन की बेड पर, अब ये हो गया टोटल हेड, हेड स्टॉक। जैसे हम लेथ मशीन में करते थे तो उसे हेड स्टॉक कहा गया था। इसमें व्हील हेड, व्हील हेड क्यों, क्योंकि हम ग्राइंडिंग व्हील को उस मशीन पर माउंट कर रहे हैं। व्हील हेड के अंदर क्या हो रहा है, आपके गियर ट्रांसमिशन सिस्टम और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम और मोटर, ये चीज रहेगी। इसके बाद ये जो पोर्शन है आपका टेल स्टॉक हो गया। तो ये पोर्शन हो गया मैंड्रेल। मैंड्रेल क्या काम करता है, या डेड एंड। डेड एंड क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, जैसे लेथ मशीन में डेड एंड सपोर्ट देने का काम करता था। तो ये चीजें आ गई। यहाँ पर उसे फुट स्टॉक भी कहा गया है। अब इसकी जो कार्य प्रणाली के लिए कहा गया है, देखो मैं पहले ही बोला कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चीजें जानना है। तो मैंने यहाँ जो इस पोर्शन में आपको जो यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर में दिखाया गया है कि क्या है, तो उन और मटेरियल्स के बारे में बताया। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, टोटल कास्ट आयरन का यूज हो रहा है। ये जो बॉडी फ्रेम है, ये कास्ट आयरन की बनी होती है। अब आपका जो बेड है, ये वाला सिर्फ अलॉय स्टील का बना होता है। क्यों, क्योंकि कास्ट आयरन क्या होती है, ब्रेकेबल धातु होती है, मतलब भंगुर धातु होती है। तो कास्ट आयरन का ही अगर बेड बनाएंगे तो वाइब्रेशन अगर ज्यादा हुआ तो बेड टूट सकता है। और हमें क्या होता है, बेड को हल्का प्लस मजबूत बनाना होता है। कास्ट आयरन क्या है, भारी है और ब्रेकेबल है, मतलब भंगूर है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे बेस में, मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको भारी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। भारी क्यों बनाया जाता है, उसका एक और कारण है कि अगर देखो कोई भी मशीन या मैकेनिकल इक्विपमेंट अगर जितना बेस में भारी होगा उतने जल्दी जमीन नहीं छोड़ेगा। जैसे आप लोग कार देखे होंगे, क्या होता है, कुछ कार हल्की होती है, तो हल्की कारें क्या करती हैं कि हल्की कारें ढील, मतलब आसानी से जॉइंट मतलब रोड छोड़ देती है। जैसे नैनो, नैनो कार जब चलती है, अरे कार छोड़ो, बाइक्स पर आते हैं। अब हम लोग बाइक से रिलेटेड है, तो बाइक में क्या करते हैं देखो, बाइक में हम लोग ये करते हैं कि अगर प्लेटिना ले रहे हैं, तो प्लेटिना को 60 के ऊपर अगर चलाओगे तो गाड़ी हिलने लगती है, बबलिंग मारती है। और वहीं आप पल्सर चला रहे हैं, तो पल्सर आप 110 की स्पीड में चल रहे हैं तो रोड नहीं छोड़ेगी। ये क्या होता है, क्योंकि उसका होता है सेंटर ऑफ लोड। अब सेंटर ऑफ लोड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक दिन मैं पढ़ाया था कि एक ये बॉडी है, मान लो एक ये बॉडी है, इस बॉडी का जो सेंटर आ रहा है,
इस बॉडी का टोटल सेंटर ये आ रहा है यहाँ पर। बट देखो सेंटर, उसके बाद एक और चीज पढ़ाया था मैं कि इसमें 3 पॉइंट है, एक ये हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, मतलब 1, ये 2 और ये 3, 3 पॉइंट है आपके पास बॉडी के। तो क्या करना है, मैं वो चीज दिखा रहा हूँ कि जब आप लोग इस टोटल बॉडी को विजुअलाइज करेंगे तो इस बॉडी का सेंटर से डिस्टेंस चेक करेंगे, तो हर तरफ से एक ये सेंटर डिस्टेंस आया, डिस्टेंस के बेसिस पर आपको ये सेंटर प्रोवाइड हो। पर इस डिस्टेंस के बेसिस पर अगर देखोगे तो क्या होता है, आपकी बॉडी हर जगह से, मतलब ये जो आपकी एक मशीन का पार्ट है या बॉडी है, ये हर जगह से इक्वली शेप में नहीं है। देखो यहाँ से इस साइड लंबी है, इस साइड थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, इधर फिर एकदम सक्रिय हो गई है, यहाँ झुकाव है, यहाँ से उठाव है। तो क्या होता है इन सब चीजों के कारण उसका हर एक जो अणु है उस पर लोड अलग अलग होने लगता है। तो अगर आप उसकी टोटल सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो उस सेंटर डिस्टेंस पर हमारा जो भी टोटल लोड आता है वो कम होने लगता है, क्योंकि हमने सिर्फ सेंटर से दूरी नापी। दूरी नाप के अगर आपने मान लिए तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटर हो गया कि इस जगह पे इसका मध्य बिंदु आ रहा है। मध्य बिंदु मतलब कि हाँ हम इधर इतना जिधर जाएंगे तो उसके ठीक विपरीत दिशा में हमें उतना ही जाना पड़ेगा। ये आपका हो गया सेंटर। पर इस जगह पर टोटल लोड बराबर नहीं होगा, तो हमें क्या होता है, क्योंकि देखो एक और लोड लगता है जिसके बारे में सब लोग जानते हो, ग्रेविटी, जी। और जी कहाँ, नीचे की ओर आता है। तो देखो इसका जो लोड है टोटल, ये हो गया mg। अब mg मतलब मिलीग्राम वाला mg नहीं है, मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, मास इनटू ग्रेविटी है इसका लोड। मास मतलब भार, द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आ गया और ग्रेविटेशनल फोर्स और नीचे लग रहा है। तो इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है वो हमेशा नीचे आती है। और नीचे अगर आ रही है मतलब देखो क्या हो रहा है कि बॉडी का जो मैक्सिमम लोड है, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी लोड नीचे आया, तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम लोड मिलता है। अब इस मैक्सिमम लोड के कारण क्या हो रहा है देखो, और ये हमारा हो गया बेस, मतलब ये हमारे पास धरती है। तो क्या हो रहा है कि बेस के जितने करीब उसका लोड मिलेगा किसी भी मतलब आपके व्हीकल का या इक्विपमेंट का, मशीन का, तो इसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको कि इस बेस के जितने करीब में रहेंगे तो उतना जल्दी अपनी बॉडी नहीं छोड़ेगा। मतलब आपका जो ये मशीन पार्ट है वो उतने जल्दी ऊपर नहीं उठेगा। क्या हो रहा है, अगर आपको सेंट्रल लोड यहाँ आ गया तो मशीन के सेंटर छोड़ने के मतलब अपनी नीचे वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को छोड़ने के लिए टाइम मिल जाएगा उसको। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम जो मैक्सिमम लोड है उसको बेस पे बनाते हैं। तो बेस पे बनाने का कारण समझ में आया? हम्म, क्या हुआ, सब लोग म्यूट हो? हेलो। हाँ, क्या है, मैं साथ में फिजिक्स लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर चलते रहे, कि कभी अगर किसी ने पूछ लिया, चलो अभी अगर नहीं भी पूछा किसी ने, मान लो कभी नहीं पूछ रहा है, पर अगर आपको जानकारी है कि लोड कहाँ और क्यों कम रखते हैं, कहाँ ज्यादा रखते हैं और क्यों ज्यादा रखते हैं, तो ये चीजें भी आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा बस ये मानना था। तो क्या है देखो यार, पढ़ तो सब लोग होंगे, पर अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छी चीज रहती है। टॉपिक खत्म करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक क्लियर करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग जो एक पढ़ेंगे टॉपिक नेक्स्ट वाला, अब इसमें क्या है, इस मशीन की जो कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, कार्यप्रणाली यही है कि जैसा लेथ मशीन में क्या हो रहा था, व्हील घूमता था, व्हील की माउंटिंग हो रही थी, तो इस मशीन में हमें क्या कर रहे हैं देखो, इस मशीन में हमें ग्राइंडिंग व्हील है, मतलब हमें अब जो वर्क पीस है हम इस जगह पर यूज करेंगे। और वर्क पीस देखो यहाँ पर व्हील रोटेटरी मोशन में है और टेल स्टॉक भी रोटेटरी मोशन में है। टेल स्टॉक सपोर्टिव और मैंड्रेल के साथ में मोशन में। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम जो वर्कपीस को माउंट करेंगे वो वर्कपीस भी व्हील के साथ में रोटेट होगा, वर्कपीस की सरफेस व्हील के ठीक अगेंस्ट में रोटेशन मोशन में रहेगी, पर साथ रहेगी मोशन। तो ये जो
प्लेन सेंटर टाइप सिलिंड्रिकल ग्राइंडर जो है, ये क्या होता है, सरफेस की ग्राइंडिंग, मतलब फेस की ग्राइंडिंग। अब मैंने फेस के बारे में बताया था, क्या हो रहा था, देखो कि ये आपको जो वर्क पीस है, ये जो आपका वर्क पीस दिया जाता है, तो हम इस पोर्शन को सरफेस कहते हैं, मतलब ये सतह, पर इस पोर्शन को फेस कहते हैं। तो मैं फेस की ग्राइंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। जब आपको बाहरी सरफेस की ग्राइंडिंग करना है, उसकी सतह की ग्राइंडिंग करना है, तो आप कोई और ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे थे। बट आपको फेस की ग्राइंडिंग करना है, फेसिंग प्रक्रिया अपनाना है, कोई वर्कपीस है उसकी सिर्फ फेसिंग करना है। नॉर्मली वैसे तो दूसरी ग्राइंडिंग मशीनों से भी फेसिंग हो जाएगी, बट क्या होता है कि इस ग्राइंडिंग मशीन का स्पेशली फेसिंग के लिए यूज होता है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फेसिंग होगा और ये सरफेसिंग होगा। एफ मतलब ये वाला जो पोर्शन पर जितनी भी फिनिशिंग प्रक्रियाएं की जाती है, वो सब फेसिंग कहलाती है, कि उसके फेस पर की जा रही है। अब हम आते हैं कि टूल तथा कटर ग्राइंडर। देखो अभी तक हमने ग्राइंडर का काम क्या देखे थे, ग्राइंडिंग मशीन हम सिर्फ यूज कर रहे थे कि सरफेस को साफ करने के लिए ग्राइंडिंग। बट क्या होता है, कटर ग्राइंडर मतलब ये हैंड ग्राइंडर, बेसिकली ये हैंड ग्राइंडर ही होते हैं। इनमें ग्राइंडिंग व्हील की जगह कटिंग व्हील का उपयोग किया जाता है। हैंड ग्राइंडिंग ग्राइंडर और पोर्टेबल ग्राइंडर मशीनें ही होती है, सेम मशीनें होती हैं, और इन मशीनों में ग्राइंडिंग व्हील की जगह कटिंग व्हील। अब देखो ग्राइंडिंग व्हील और कटिंग व्हील में डिफरेंस क्या है। ग्राइंडिंग व्हील में जो है, ग्राइंडिंग व्हील की थिकनेस हल्की सी ज्यादा होती है और इस शेप में होता है। मतलब ये हैंड ग्राइंडर के व्हील का बता रहा हूँ। हैंड ग्राइंडिंग व्हील का जो एक्सिस आएगा, यहाँ पर नट और बोल्ट लगते हैं वॉशर के साथ। तो क्या हो रहा है कि आपकी ग्राइंडिंग व्हील्स व्हील्स जो आएंगे, ये इस शेप में, तो ये आपका एज हो गई और ये हो गया फेस पोर्शन। और ये बैक पोर्शन में क्या है, स्टील प्लेट लगी हुई होती है, मेटल प्लेट लगी हुई होती है उसको हार्डनेस के लिए। अब ग्राइंडिंग व्हील और कटिंग कटिंग व्हील में डिफरेंस क्या है, ग्राइंडिंग व्हील क्या करता है, सिर्फ सतह को साफ करना है, मतलब बहुत कम मात्रा में मटेरियल रिमूव करता है। और जैसे मैं यहाँ पर दोनों व्हील बता दे रहा हूँ, ये हो गया और ये। अब इन दोनों, मैं हल्का सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ जी है और ये सी। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला व्हील जो है ग्राइंडिंग व्हील है, ये हो गया कटिंग व्हील। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, मैं रेड रेड लाइट से स्पॉटेड कर दे रहा हूँ, रेड लाइन से, उसमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या चेंजेस आते हैं। ये जो भी मैं कर्व शेप में जो भी स्पॉटिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर इतना क्या हो रहा है, रेड से जो भी स्पॉटेड एरिया है, ग्राइंडिंग व्हील अगर है, तो ग्राइंडिंग व्हील जब आप यूज करें, तो ग्राइंडिंग व्हील में ये जो बैक सरफेस है, ये तो मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट की बैक सरफेस होने के कारण क्या है, बाकी पोर्शन पर ग्राइंडिंग एब्रेसिव मटेरियल्स या ग्राइंडिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स को माउंट किया जाता है, चिपकाया जाता है, बॉन्डिंग की जाती है। तो ग्राइंडिंग एब्रेसिव पार्टिकल आपके इतने सरफेस पर है। बट यहीं अगर आप कटिंग व्हील पर आ गए, तो कटिंग व्हील में कटिंग एजेस बनी होती है बस। व्हील के जो दोनों छोर होते हैं, इन इन मतलब व्हील की जो परिधि वाला एरिया है, उस पर सिर्फ कटिंग एजेस बनी हुई होती है। बाकी इतना जो पोर्शन है, मतलब जितना रेड लाइट से स्पॉटेड पोर्शन है, ये आपका यूजेबल पोर्शन होता है। तो यूजेबल पोर्शन के लिए दिख रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील के लिए, अब अगर आप लोग हैंड ग्राइंडिंग और पोर्टेबल ग्राइंडिंग में ग्राइंडिंग व्हील उपयोग कर रहे हैं, तो आपके व्हील में कटिंग एजेस कितनी होगी और ग्राइंडिंग सरफेस कितनी होगी। बट आप कटिंग व्हील उपयोग कर रहे हैं, तो कटिंग व्हील में जो उसके सिरों पर ही सिर्फ कटिंग एजेस होती है, बाकी टोटल पोर्शन नॉर्मल होता है। ये आपको व्हील में डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये है कि अब देखो यहाँ पर एक और अच्छी सी चीज दी हुई है, कि बोले टूल व कटर ग्राइंडर के पार्ट्स की बनावट के बारे में दे दिया है। आप लोगों को मैं वही चीज
डायग्रामेटिक समझाया। अब यहाँ पर आपको आसानी से सिंपल शब्दों में कहा गया है, तो सिंपल शब्दों में बेस और शेडल। बेस क्या है कि ये मशीन के सभी पार्टों को सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे बेस, सीधी सिंपल सी बात है कि मशीन के सभी पार्ट्स को सहायता प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मैं हर एक चीज बता दिया। और बेस का मेन पर्पस क्या है, बेस जित का मेन पर्पस यही होता है कि जितने भी मैक्सिमम वाइब्रेशंस हो रहे हैं मशीन में, उनको एब्सॉर्ब करना। मैक्सिमम वाइब्रेशन पूरा नहीं करता, पर मैक्सिमम मतलब 60 to 70% वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब करता है बेस। दूसरा काम करता है, मशीन के सारे पार्ट्स को, जितने चल और अचल पार्ट्स हैं, इनकी माउंटिंग करता है और इनको एक आधार प्रदान करता है। तीसरा काम, मशीन के लिए जितनी भी उपयोगी गतियां हैं और गति में उपयोग किए जाने वाले छोटे मोटे उपकरण, इनको दृढ़ आधार प्रदान करता है। तो ये सब चीजें आ जाएगी बेस में। इसके बाद आपका है शेडल। शेडल क्या होता है, शेडल मतलब एक प्रकार का ये पोर्शन, जैसे आपको इसी मशीन पर देख रहे हैं, तो इसी मशीन पर आपको शेडल चेक करना है कि कहाँ है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो पेन से ही कर दे रहा हूँ। ये आपका पोर्शन तो आपका बेस हो गया, और ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये इतना जो पोर्शन है, ये आपका टेबल है। पर ये जो टेबल है, ये किस पर माउंटेड है, मैं ब्लैक लाइन से दिखा रहा हूँ। ये जो हल्की सी पोर्शन दोनों साइड में हल्का हल्का छूटा हुआ दिख रहा है, ये टोटल पूरा होता है। तो क्या हो रहा है कि इस बेस के ऊपर वाला भाग, जिस पर टेबल माउंट की जाती है, जिस पर बेड माउंट की जाती है, मतलब देखो ये आपका हो गया बेस। बेस के ऊपरी भाग, एरो बना दे रहा हूं, बेस का ऊपरी भाग जिस पर टेबल को माउंट किया जाता है, उस पोर्शन को सैडल कहते हैं। तो आपका जो सैडल है, येलो लाइन में दिखा रहा हूं, ये पोर्शन जो है आपका, ये सैडल होगा। ये पोर्शन क्या है आपका, टेबल है। ये पोर्शन सैडल हो गया, और ये पोर्शन आपका बेस। तो अब ये चीजें भी क्लियर हुई होगी कि कहां पर कौन सी चीज उपयोग की जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि वो बेसिक चीजों को पकड़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका है टेबल। टेबल क्या होता है, मैं बता दिया कि सैडल पर लगी होती है, और जो व्हील, जो आपको मतलब मशीन को, मशीन के टोटल इक्विपमेंट को अपने ऊपर माउंट करने के लिए एरिया प्रोवाइड करती है। तो ये आपका हो गया टेबल। उसके बाद आया कॉलम। कॉलम ये है जिस पर बेस माउंट होता है। कॉलम, देखो यहां पर जो कहा गया है कॉलम के लिए, विल हिट भी इसी, देखो हम क्या है इस मशीन पर जा रहे हैं, इस डायग्राम पर। यहां पर क्योंकि आपको जो दोनों मशीनें दिखेगी, तो दोनों मशीन में ये मशीन का ओरिजिनल शेप है, तो ओरिजिनल शेप एकदम कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड इस पोर्शन में दिख रहा है। ये मशीन का बैक पोर्शन है, ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है, ये मशीन का बैक पोर्शन है, और ये मशीन का फ्रंट पोर्शन है। मतलब एक बार हेड के तरफ से लिया गया इमेज, और दूसरी बार टेल के तरफ से लिया गया इमेज। और ये जो एक, यह फ्रंट व्यू और साइड व्यू हो गए थे, ये दोनों टाइप के, लेफ्ट साइड और राइट साइड व्यू के बेसिस पे। पर फ्रंट से आपको एक सिंपली वे में देखा जाए तो मशीन इस प्रकार से। अब इस मशीन में आपको कॉलम, कॉलम क्या हो गया, जो बेस के साथ, यार कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चल रही है, आज हो क्या रहा है। तो सुनते जाओ कि कॉलम के साथ जो आपको हेड को मशीनिंग दे रहा है, हेड को मशीनिंग किस तरीके से दे रहे हैं, हेड मतलब हेड को सपोर्ट। अब हेड को सपोर्ट के साथ हमें वी एक्सिस को भी सपोर्ट देना। तो कॉलम किसी भी चीज के लिए एक दृढ़ खंभा
खंभे नुमा देखो क्या हो रहा है, जैसे आप लोग घर भी बनते हैं तो घर में सबसे मजबूत क्या बनाया जाता है, सबसे पहले कॉलम या पिलर। कॉलम मजबूत दिया जाता है क्योंकि उस पर दीवारों का और घर का बोझ दिया जाता है। तो वही चीज है। अब इस बेस में, बेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मकान बनता है तो मकान सबसे पहले नीचे बेसिंग करते हैं, उसके कॉलम गड्ढे खोद के कॉलम। तो इस बेस में जो भी ऊंचे नुमा आकृति, जो पूरी बॉडी के ऊपर जितना भी लोड है, जितने भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, जितनी भी दीवार है, उसके बॉडी का लोड है, व्हील का लोड है, मशीनों का लोड है, उनको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और उनको हेड पोर्शन को या व्हील हेड सपोर्ट देती है। तो क्या कर रहा है, ये व्हील हेड को सपोर्ट दे रहा है, मतलब ये कॉलम है। तो कॉलम वाला पोर्शन कंप्लीटेड। इसके बाद आपको क्या आएगा कि देखो, व्हील हेड के बारे में पहले से ही बता चुका हूँ। और वर्क हेड, वर्क हेड क्या है, देखो व्हील हेड तो टोटल पोर्शन, पर वर्क हेड हमारा क्या हो गया कि जहां पर हमें सिर्फ एक छोटे पोर्शन में, मतलब देखो क्या है, इस टोटल भाग को तो व्हील हेड कह रहे, पर हमें वर्किंग एरिया क्या है, सिर्फ ये अंदर, मतलब अंदर जो मोटर लगी है और ये व्हील वाला पोर्शन। तो जो सेंटर में जो पोर्शन आ रहा है इसे आप कहेंगे वर्क हेड। फिर है आपका टूल एंड कटर, कटर ग्राइंडर की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन की, आपको टूल और कटर ग्राइंडर किस तरीके से यूज करना है, क्या होता है, किस तरीके का। तो मैंने टूल के, कटर ग्राइंडर्स के लिए बताया। अब क्या हो रहा है, कटिंग व्हील्स जब आप लोग यूज करेंगे ग्राइंडर, मतलब जो आपकी मशीन है उसमें हैंड ग्राइंडर या कट, हैंड ग्राइंडर में अगर आपको कटिंग व्हील यूज किए तो हैंड कटर हो गया। पोर्टेबल ग्राइंडर में अगर कटिंग व्हील यूज किए तो पोर्टेबल कटर हो गया। क्या हो रहा है, व्हील अगर आपने चेंज किए तो मशीन का नाम और उसका इक्विपमेंट चेंज हो जाएंगे। ग्राइंडिंग मशीन में कटिंग व्हील है तो आप कटिंग, इसीलिए ग्राइंडिंग और कटिंग दोनों चीजें एक साथ पढ़ाई जाती है। अब आपकी जो लैब में जो रखी हुई है कटर, उस कटर को बनाया ही इसलिए गया है, वो जो लेथ मशीन के जो नीचे एक बड़ा सा कटर रखा है उस कटर को बनाया ही इसलिए गया है कि सिर्फ कटिंग, क्योंकि उसकी जो माउंटिंग है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ एक कटिंग व्हील ही मर्ज किया जा सकता है ये। बट जब आप हैंड कटर देखे होंगे या हैंड ग्राइंडिंग मशीन, तो उसमें क्या होता है, हम दोनों तरीके के व्हील माउंट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि व्हील का अधिकतम व्यास। अब क्या हो रहा है, एक चीज यहाँ पर, ये जो भी आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, ये जो मतलब थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिख रहा है, इस थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन को आपको अगर समझना है तो इसमें क्या होगा कि व्हील का अधिकतम व्यास जिसे स्पिंडल में पकड़ा जा सकता है, व्हील की अधिकतम ऊंचाई जिसे ग्राइंड किया जा सकता है, ये जो चीजें दी है ये चीजें कहाँ डिपेंड कर रही है, ये चीजें डिपेंड कर रही है, ये आपका हेड हो गया, हैंड कटर या हैंड मशीन है। अब इस मशीन में क्या हो रहा है, रेड वाला पोर्शन आपका दिखा रहा हूं मैं, इतना जो पोर्शन है रेड वाला, ये आपको हैंडल का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर आप हाथ पकड़ रहे हैं मशीन को, यहाँ आपकी रोटेटिंग मोटर लगी हुई है। अब इस रोटेटिंग मोटर लगी होने के बाद क्या होता है, मैं ब्लैक लाइन से बना दे रहा हूँ, रोटेटिंग मोटर के बाद डिपेंड ये करता है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इतना जो लेंथ है, ये जो आपको लेंथ में हाईलाइट किया है, ये उस व्हील का रेडियस कहा जाएगा कि मैक्सिमम हम इतनी ही रेडियस का व्हील यूज कर सकते हैं, इससे कम लेंथ का यूज कर सकते हैं पर इससे ज्यादा लेंथ का यूज नहीं कर सकते। जो आपकी फर्स्ट लाइन है, व्हील का अधिकतम व्यास जिसे स्पिंडल में पकड़ा जा सकता है, ये चीजें आ जाएगी कि व्हील का डाया यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि आपको किस डाया में, क्योंकि हमें जब हम मशीन को हैंड कटर जो है आपका कटिंग
में हैंडल पोर्शन इतना हो गया, हमें हैंडिंग इतना करना है, मतलब इस भाग से हाथ से अच्छे से माउंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ तक हैंडल पोर्शन यूज करें तो क्या होगा, हमें कटिंग व्हील फिर बहुत छोटा यूज करना पड़ेगा, और कटिंग व्हील बहुत छोटा यूज हो जाएगा, मतलब कटिंग व्हील हमारे इतना, तो क्या होगा, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ कि कटिंग रेडियस क्या होगी। इसके बाद आएगा कि कार्य की अधिकतम ऊंचाई। कार्य की अधिकतम ऊंचाई का मतलब है कि वर्कपीस की जो कटिंग है, अब क्या हो रहा है, जो कटिंग व्हील है, व्हील अब लेते हैं डाया के हिसाब से, न कि रेडियस के हिसाब से। डाया के हिसाब से मतलब 4 इंच, 7 इंच, 7 इंच तक के नॉर्मली कटिंग व्हील्स नॉर्मली आप हैंड ग्राइंडर में यूज करते हैं, 7 इंच 5 इंच कटिंग व्हील यूज करते हैं। तो क्या हो रहा है, उसका टोटल डाया यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी आधी ही डेप्थ तक आपको कटिंग कर सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप कटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका व्हील मशीन, यानी आपके जो कटिंग इक्विपमेंट है, जिस वर्कपीस है, वर्कपीस की टोटल मोटाई या टोटल थिकनेस व्हील के डाया यानी व्हील के रेडियस से हमेशा कम रखी जाती है। ये आपको जो दूसरी लाइन है ये कह रही है। तीसरी लाइन है कि आपकी कार्य की अधिक लंबाई जिसे ग्राइंड किया जा सकता है। कार्य की अधिक लंबाई क्यों, वर्कपीस की अधिक लंबाई मतलब आप, ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या हो रहा है, मान लो कि आप पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको वर्कपीस की लंबाई भी डिपेंड करेगा। आप अगर फिक्स कटिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो फिक्स कटिंग मशीन को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, तो आपको वर्कपीस की जो चौड़ाई और लंबाई है वो उतनी ही रखना पड़ेगा कि जितने में आप वर्कपीस को मशीन के अंदर आसानी से माउंट कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथी लाइन है कि हो गया कार्य की अधिकतम चौड़ाई, चौड़ाई वाला भी वही पोर्शन हो गया जो मैं बोल दिया। फिर टाइप नंबरिंग, तो ये सारी चीजें। कुछ डाउट्स है किसी को, और बाकी लोग क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं आजकल, सिर्फ 3 ही लोग आते हैं क्लास। हाँ पंकज बोलो। मैं कुछ डाउट नहीं हाँ होंगे सर। वही मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे सारी चीजें क्लियरली समझो ना, तो क्या रहेगा कि थोड़े स्लो हो रहे हैं, पर वो अभी कुछ दिन 8 7 8 दिन में क्लास नहीं लिया इसीलिए भी स्लो हो गया, नहीं तो ये टॉपिक जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, और ये टॉपिक मैक्सिमम खत्म हो चुका है। ये मत सोचना कि इसके और जो बहुत सारे पेजेस बचे हैं तो वो बचे हुए हैं। देखोगे तो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को पहले की भी बताते गए हैं कि क्या होता गया है। फिर क्या है, स्लेजिंग और लोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग वाला पोर्शन में बता चुका था कि लोडिंग आप किस तरीके से चेक करेंगे, व्हील की लोडिंग, कि व्हील आपका स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं याद होगा व्हील की लोडिंग के बारे में जब मैं बात किया था, तो मैं एक व्हील बनाया था और उसमें बताया था इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये इक्वली, हम लोग क्या करते हैं व्हील बनाने के लिए, व्हील की उसमें बॉन्डिंग केमिकल्स यूज करते हैं, प्रेस करके, मतलब हर तरह से कंप्रेसिंग प्रोसेस से बनाते हैं इसे व्हील को। मतलब प्रेशर देके व्हील को माउंट किया जाता है और फिक्स किया जाता है, एब्रेसिव मटेरियल्स को बॉन्डिंग केमिकल के साथ में फिक्स किया। अब यहाँ क्या हो रहा है, फिक्स तो कर दिए, अब इसकी लोडिंग इसीलिए बार बार चेक की जाती है, यानी जब आपको मशीन नया व्हील ऑर्डर करते हैं तो उसकी लोडिंग इसीलिए चेक की जाती है। लोडिंग चेक करने का मतलब है कि उसके हर एक सेपरेट पॉइंट पर, यहाँ जितने भी सेपरेट पॉइंट है हर जगह व्हील आसानी से रोटेट करे। मतलब एक मैं ये घुमा के दिखा कि व्हील जब आपका घूम रहा है तो क्या होता है कि ये पेंडुलम के जैसा, मतलब लास्ट वाला चक्कर भी हमेशा ऐसा ही ले, एक फ्लो में अपना, और धीरे से आके रुक जाए, ना कि इस टाइप से लास्ट चक्कर देखो ऐसा ऐसा घूम रहा है और जैसे स्पीड कम हुई तो फिर पेंडुलम के जैसे हिलने लगे वहीं की वहीं। अगर व्हील इस तरीके से घूम रहा है तो क्या हो रहा है, व्हील की लोडिंग, मतलब इस पॉइंट पर व्हील का लोड ज्यादा है, तो व्हील का लोड कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां से एब्रेसिव मटेरियल्स को, कुछ पार्ट को धीरे धीरे कम करते हैं, और धीरे धीरे कम करने की प्रोसेस को, और व्हील की लोडिंग और व्हील की मार टेम्परिंग चेक करने के प्रोसेस में बताया था, व्हील के टूल्स के बारे में बताया था कि लोडिंग को क्लियर करना है, चेक करना है, व्हील के टूल्स
मैं एक टूल भी बनाया था, याद होगा, टूल का सरफेस जो जिसमें डायमंड टूल, याद होगा, नहीं होगा तो मैं उसका टूल का एक शेप बना दे रहा कि इस शेप में एक टूल था। एक ये टूल था और दूसरा जो टूल था ये इस तरीके का था, यहाँ पर एक चक्री बनी हुई थी और इसमें कटिंग एजेस थी। इस टाइप के टूल थे दो। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम ग्राइंडिंग स्टार्ट किए थे। तो ये दो जो टूल है ये व्हील के जितने एब्रेसिव पार्टिकल के अंदर कुछ मटेरियल्स ऐड हो जाते हैं, मेटल पिघल के चिपक जाती है, तो उनको साफ करने के भी काम आता है और व्हील की लोडिंग चेक करने के लिए भी, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए भी काम आ जाता है। तो ये चीजें आती हैं। अब लोडिंग क्या है, खराब लोडिंग क्यों होती है? सरफेस फिनिशिंग अगर आप खराब किए तो लोडिंग आएगी व्हील में। और व्हील की लोडिंग में बता दिया किस टाइप से कि पेंडुलम वाला पोर्शन व्हील उपयोग के लायक नहीं। अब व्हील उपयोग के लायक नहीं मतलब व्हील क्या होगा, ये जब घूमेगा तो जैसे आप लोग साइकिल के चक्के डग हो गया बोलते हैं, क्या होता है कि उस वो जो व्हील है, एक अगर आपके व्हील बेंड नहीं है, व्हील में लोडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हील एक फ्लो में घूमेगा। मतलब ये उसका एक्सिस हो गया, व्हील एक फ्लो में घूमेगा। पर अगर इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो व्हील क्या होगा, एक राउंड ऐसा मारेगा हल्का सा और फिर अगले राउंड में हल्का सा ही, मतलब हिलेगा, फिर एक राउंड सीधा मारेगा, फिर हल्का सा आएगा, फिर इधर हल्का आएगा। मतलब ये है कि जिग जैग मोशन में आ जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए व्हील की लोडिंग करते हैं, चेक करते हैं ताकि वाइब्रेट ना हो। व्हील में वाइब्रेशन हुआ तो आपको सरफेस सीधी नहीं देगा। तो इन सब चीजों पर भी व्हील की लोडिंग डिपेंड करती है। इसके बाद क्या बोला है कि अत्यधिक हीट उत्सर्जन। अत्यधिक हीट कब बनेगी, जब व्हील अगर नॉर्मली 2000 आरपीएम की मशीन में यूज करने के लिए बनाया गया है और उसको आप 2800 आरपीएम की मशीन पर माउंट कर दें, तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मैंने व्हील के स्पेसिफिकेशन में भी बताया था कि व्हील अगर आप लोग को एल्यूमिनियम यानी लो टेम्परेचर और लो स्पीड अगर व्हील है और इसको अगर हाई स्पीड मशीन पर माउंट कर दें, तो क्या होगा कि उस व्हील का मटेरियल ही हमने, उस व्हील की बॉन्डिंग ही हमने कम दिए हैं। तो उसके कारण व्हील की सतह पर जो आपका ये जो व्हील बना हुआ है, इस व्हील की सरफेस पर जल्दी से पिघलने लगेगी और पिघली हुई धातु चिपकने लगेगी, क्योंकि व्हील हमने बनाए ही एल्यूमिनियम की ग्राइंडिंग के लिए हैं और कॉपर की ग्राइंडिंग के लिए। पर अगर व्हील पर आप लोग टंगस्टन की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, टाइटेनियम की ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि व्हील ऑब्वियस सी बात है कि खराब हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करेगा। मैंने सिलेक्शन ऑफ व्हील जिस टाइम पे बताया था तो उस टाइम पे ये सारी चीजें पहले भी क्लियर किया था। तो बात वही है कि अगर आप लेक्चर्स को देखेंगे ना क्लियरली, तो आपको बहुत सारी चीजें वहीं से रिलेटेड मिलेगी। फिर आता है आपका टाइप नंबर वाला पोर्शन हो गया था। फिर आ गया ग्राइंडिंग के की जाने वाली सरफेस का जलना। सरफेस क्यों जलती है? सरफेस जलने का एक ही कारण होता है कि अगर आप, ये सरफेस का जलना होता है स्पीड पर डिपेंड करता है। तो स्पीड पर मतलब वही है कि अगर आपको लो स्पीड वाली मेटल है, जिन जिन मेटल का पिघलने का जो है मतलब क्वथनांक जिन धातुओं का कम होता है, हाँ, क्या होता है कि व्हील जो आपके घूम रहे हैं, व्हील की मेन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता चुका हूं मैं।
और फिर से रिपीट भी किया था कि क्या होगा, क्यों होगा। कई बार व्हील टूट क्यों जाता है? व्हील का टूटने का कारण है कि व्हील में अगर जब भी उसको प्रेसिंग मतलब व्हील को प्रेसिंग करके बनाया जाता है तो व्हील टूटता कैसे है? अगर उसके सेंटर में एयर बबल हो, मतलब अंदर मटेरियल में एयर बबल बन गया हो, या एक माइनर सा क्रैक हो। तो माइनर सा क्रैक है, एयर बबल है, तो टूटेगा। अगर उसकी व्हील की तुमने माउंटिंग नहीं किए हो सही ढंग से, व्हील अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है तो व्हील टूट जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एब्रेसिव मटेरियल को बॉन्डिंग केमिकल के साथ में मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये ब्रेकेबल होता है। और क्योंकि व्हील ऑलरेडी भंगुर धातुओं से, भंगुर मटेरियल से बना हुआ है। एब्रेसिव मटेरियल क्या हो रहा है कि सारे पार्ट्स अलग अलग है, सारे मटेरियल की क्वालिटी अलग अलग है, तो वो भंगुर हो जाती है धातु, उसमें कार्बन की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो इन सब चीजों के कारण व्हील टूट भी जाता है। तो व्हील को टूटने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें वाइब्रेशन खत्म करना है, व्हील की लोडिंग क्लियर करना है। व्हील की लोडिंग रहेगी, अगर लोडिंग सही नहीं होगी, व्हील में वाइब्रेशन हो रहा है और व्हील का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो व्हील टूटेगा। व्हील मतलब इस तरीके से हो रहा है या फिर ऐसा ऐसा घूम रहा है कुछ भी, तो जल्दी टूट जाएगा। अगर आप ज्यादा हार्ड मटेरियल उसकी वैल्यू से ज्यादा रख रहे हैं तो टूट जाएगा, क्योंकि व्हील को अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बनाया जाता है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से बनाया जाता है। व्हील के ग्रेड्स पढ़ाया था मैंने कि कितने किस ग्रेड में होता है, किस तरीके से उसकी कोडिंग की जाती है। 56A9, 45G, ST45, इस टाइप से उसका एक कोड होता है। उसके कोड का हर एक मतलब होता है कि फर्स्ट वाला जो है वो व्हील का डाया दिखाता है, सेकंड पोर्शन व्हील का ग्रेड दिखाता है, थर्ड पोर्शन व्हील का एब्रेसिव मटेरियल का ग्रेड दिखाता है, फोर्थ पोर्शन बॉन्डिंग केमिकल का ग्रेड दिखाता है। ये सारी चीजें आपको मैं समझा भी चुका हूँ, और इसको अगर याद ना हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, और ना हो तो फिर मैं और फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत अच्छे से समझा भी चुका था आप लोगों को। इसके बाद व्हील वाला पोर्शन, इसमें ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब ये, ड्रेसिंग के बारे में बता चुका था। ड्रेसिंग टूल मतलब हमें क्या कर रहे थे, व्हील को साफ करना। व्हील के ऊपर जितने भी, जैसे आप लोग नहा के आते हैं उसके बाद मस्त आईना कंघी करते हैं, पाउडर लगाते हैं ताकि आपका चेहरा सही रहे, पिंपल्स रहे तो उसको पिचक के बाहर निकालते हैं ताकि क्लियर लगे। क्रीम लगाओगे तो ये यही चीजें आएगी ड्रेसिंग। क्या कर रहे हैं कि व्हील जब ज्यादा यूज में हो जाता है तो व्हील के एब्रेसिव पार्ट्स के बीच में बहुत सारे मेटल पार्ट्स, पिघली हुई धातुएं और धूल के डस्ट पार्ट्स, ये सारी चीजें उसमें जम जाते हैं। तो ड्रेसिंग करना मतलब व्हील के एब्रेसिव पार्ट्स के बीच में जो नोक है, व्हील की नोक बनाना, मतलब एब्रेसिव पार्ट्स की नोक बनाना, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो उनके बीच में फंस गया है उनको साफ करना। तो उनको साफ करने के लिए ट्रूइंग करना। ट्रूइंग क्या करना कि उसका सही शेप में लाना। क्या होता है कई बार व्हील बहुत ज्यादा उपयोग में आ जाता है ना, तो व्हील बहुत ज्यादा उपयोग में आ जाने के कारण, जैसे व्हील मान लो आपका फ्लैट व्हील था, अब ये बहुत ज्यादा उपयोग में आया, तो क्या हो रहा है कि इसकी एजेस, मतलब ये कोने घुस गए और एकदम घिसे हुए कोने। अब ये व्हील का शेप ट्रायंगुलर हो गया। तो क्या हो रहा है कि व्हील आपकी एजेस खराब करेगा। तो हम इसकी ड्राइंग करने का मतलब ये है कि अब इस व्हील को कर्व शेप में ला लो। मतलब थोड़ा तो इसका एरिया कटेगा, पर इसका एरिया कटने से क्या होगा कि व्हील अब आपका आ जाएगा कर्व शेप में, मतलब ये। तो व्हील की ड्राइंग हो गई, व्हील का लोड क्लियर हो गया, व्हील चेक कर लिया, व्हील आपको सही तरीके से फिर से उपयोग के लायक हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं कि किस तरीके से व्हील की ड्राइंग करना है और किन किन टूल्स का उपयोग करना है। तो टूल्स के उपयोग के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मैक्सिमम हम लोग, जैसे इस टूल के बारे में पहले ही पढ़े थे कि व्हील ड्रेसिंग टूल क्या है, इस ड्रेसिंग टूल में कितने पार्ट्स है, ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील भी क्लियर कर चुका हूँ कि आप सिलेक्शन किस किस तरीके से करेंगे। कि अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव करना है तो रफ ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे। अगर आपको बहुत कम मात्रा में और सरफेस यूज करना है तो आवश्यक फिनिश यूज करना है, तो फिनिश्ड या
स्मूथ ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे, ये चीजें बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एरिया के हिसाब से मतलब हटाए जाने वाले मटेरियल के हिसाब से हो गया। आवश्यक फिनिशिंग के हिसाब से बता दिया। सेकंड हम थर्ड हमारे कॉन्टेक्ट एरिया। तो कॉन्टेक्ट एरिया यानी संपर्क क्षेत्र। संपर्क क्षेत्र हमें कैसा चाहिए, वो चीजें मैं शुरू में बताया था कि संपर्क क्षेत्र हमें मतलब व्हील को मतलब हमारे जो वर्क पीस हमें कर्व शेप में वर्क पीस है हमारा, या स्लॉट में है, या खांचे नुमा आकृति में, या किस किस अलग अलग तरीके से हमारे वर्क पीस है और कैसे यूज करना है, तो ये डिपेंड करता है। तो हम जैसे यहाँ पर कभी हमारे वर्क पीस की एक्सटर्नल सरफेस इस तरीके से, कभी स्लॉट यानी खांचा नुमा आकृति है, तो या फिर कभी फ्लैट है, तो फ्लैट है तो हमें क्या फ्लैट सरफेस्ड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे। कर्व है तो हमें कर्व ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे। अगर हमें सीधा खांचा बनाना है तो फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे। अगर हमें वी शेप का खांचा बनाना है तो हम या तो फ्लैट सरफेस ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे वर्कपीस को टिल्ट करके, या फिर वी ग्रूव्ड ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आपके वर्कपीस पर भी डिपेंड करता है और वर्कपीस पर ही डिपेंड करता है। फिर चीज है आपका ग्राइंडिंग व्हील की यानी संपर्क क्षेत्र वाला हुआ। इसके बाद आया ग्राइंडिंग क्रिया का प्रकार, कौन सी ग्राइंडिंग करना है आपको, सरफेस ग्राइंडिंग करना है, सेंट्रल ग्राइंडिंग करना है, टूल ग्राइंडिंग करना है। क्योंकि देखो टूल ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो आपको जो ग्राइंडिंग व्हील है वो हाई क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि टूल का जो मटेरियल होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का होता है। तो हमें क्या हो रहा है, उस टूल पर ग्राइंडिंग करना है, तो आपके ग्राइंडिंग व्हील हाई क्वालिटी का होना चाहिए और हाई स्पीड पर वर्केबल होना चाहिए। इसके जो एब्रेसिव पार्ट्स या एब्रेसिव बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत हाई रखना पड़ता है। तो ये चीजें डिपेंड करती है। इसके बाद आया व्हील की स्पीड के हिसाब से कि स्पीड आपको कितने आरपीएम पर आपकी मशीन चल रही है, 2000 आरपीएम पे चल रही है, 2800 आरपीएम पे चल रही है, या 4000 आरपीएम पे चल रही है, या 600 आरपीएम पे चल रही है। यानी आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने बार रोटेट हो जाएगा व्हील अपने ही अक्ष पर। फिर व्हील की स्पीड हो गया, कार्य की स्पीड, यानी कई बार क्या होता है व्हील एक जगह माउंट होता है, फिर हमें किस स्पीड से कितने गति से हमें वर्कपीस की भी मूवमेंट देना है, क्योंकि हम व्हील की तो मूवमेंट देते हैं पर वर्कपीस की भी मूवमेंट देते हैं। तो वर्कपीस अगर हमको बहुत ज्यादा स्पीड से मूवमेंट में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राइंडिंग व्हील की जो कटिंग है जैसे उनको ज्यादा हाई रखना पड़ता है, ताकि ज्यादा मात्रा में मटेरियल रिमूव हो जाए और हमारे स्पीड बढ़ी रहे। इसके बाद आया मशीन की स्थिति, किस मशीन के लिए आप बेंच मशीन के लिए यानी बेंच ग्राइंडिंग मशीन के लिए कर रहे हैं, पोर्टेबल ग्राइंडिंग के लिए कर रहे हैं, या व्हील ग्राइंडिंग के लिए कर, हैंड ग्राइंडिंग के लिए कर रहे हैं, या पेडिस्टल ग्राइंडिंग के लिए कर रहे हैं। 4 टाइप की ग्राइंडिंग मशीन है, तो उनके लिए उपयोग में डिपेंड करता है। इसके बाद आया व्यक्तिगत तथ्य, पर्सनल फैक्टर, किस तरीके से कि आपका जैसे आप लोग वर्क कर रहे हैं, कोई अगर कुशल कारीगर जिसको पुराना एक्सपीरियंस है तो उसको आप नया ग्राइंडिंग व्हील भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप अगर नया बंदा है उसको सीखना है तो क्या करता है वो कई बार व्हील को गलत तरीके से उपयोग करके तोड़ देता है। तो सीखने के लिए जैसे आप लोग क्या करते हैं घर में भी नई बाइक लेते हो तो क्या करते हैं, नई बाइक लेने के बाद नई बाइक से सीख, घर वाले भी नहीं बोलते कि बेटा सीखने के लिए पुरानी बाइक का यूज करने बोलते हैं। तो ये चीज है, क्योंकि अगर टूट भी गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो भी डिपेंड करता है व्यक्तिगत तथ्य। और कूलिंग की विधि, अगर आप देखो क्या हो रहा है, हर चीज गर्म होगी, ग्राइंडिंग मशीन भी उतनी स्पीड से 2800 आरपीएम पे घूमेगी तो गर्म होगी। तो उसको ठंडा होने के लिए आप किस प्रकार के कूलेंट का उपयोग, एयर कूलिंग कर रहे हैं या ऑयल कूलिंग कर रहे हैं या वाटर कूलिंग कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं।